नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जो काफी संवेदनशील है। हमारे पास एक लेख है, उसका शीर्षक है दिल्ली में आतंकी हमला, एकता और शांति का आवाहन। ये लेख जो है वो हाल ही में दिल्ली में हुए एक बम धमाके और उसके बाद जो हालात बने उन पर गौर करता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो जानकारी दी गई है, जो सवाल उठाए गए हैं और जो संदेश देने की कोशिश है, उसे थोड़ा गहराई से समझें। तो ये लेख बताता है कि घटना दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुई। शाम का वक्त था, करीब 6:25। एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। अब देखिए, ये वो समय होता है जब दिल्ली जैसे शहर में खूब चहल पहल रहती है ना। लोग अपने कामकाज से निपटकर घर लौट रहे होते हैं। तो जाहिर है, ऐसे वक्त पर ऐसी जगह धमाका होने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई होगी। लेख में ये भी लिखा है कि धमाका काफी ताकतवर था, इतना कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी लेख दे रहा है वो वाकई चिंताजनक है। बताया गया है कि 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां हैं, परिवार हैं, जिनके लिए एक कभी ना भरने वाला घाव बन गया है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि पुलिस, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बॉम्ब स्क्वाड जैसी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं और उन्हें अपनी जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक बयान भी इसमें शामिल है, जिसमें उन्होंने पहली नज़र में इसे एक सोची समझी साजिश, एक कह सकते हैं सुनियोजित हमला बताया है। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ये लेख इस घटना को सिर्फ दिल्ली पर हुआ हमला नहीं मान रहा है। लेख का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कह रहा है कि ये हमला असल में पूरे देश की सुरक्षा पर है, देश के आत्मसम्मान पर किया गया है। राजधानी पर हमले का एक सांकेतिक मतलब भी होता है शायद इसलिए लेख इसे इस तरह देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी इस बात को वजन देने के लिए ये लेख भारत पर पहले हुए कुछ बड़े आतंकी हमलों को याद दिलाता है। जैसे 2001 में संसद पर हुआ हमला, वो तो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल पर चोट थी। फिर 2008 के मुंबई हमले, उसने तो कई दिनों तक पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और हाल के सालों में देखें तो 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें हमने अपने कितने ही बहादुर जवान खो दिए। तो लेख ये कह रहा है कि भारत ने हमेशा ऐसी मुश्किलों का सामना हिम्मत से किया है, डट कर किया है। और यहीं पर इसी सिलसिले में लेख एक बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। आतंक सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है और उसे इसी तरह देखना चाहिए। ये किसी एक समुदाय को निशाना बनाने का बहाना नहीं बनना चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये लेख सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दे रहा है? इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मुश्किल की इस घड़ी में एकता या एकजुटता पर, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एकता का संदेश वो इस लेख के बिल्कुल केंद्र में है। इसमें एक जगह साफ साफ लिखा है, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। ये कहने की कोशिश है कि ऐसे नाजुक वक्त में हमारा आपसी भाईचारा, हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो लोग दहशत फैलाना चाहते हैं, उनका एक बड़ा मकसद समाज को बांटना भी होता है, लोगों के बीच शक और डर पैदा करना। अगर हम बट गए तो उनका मकसद कामयाब हो जाएगा। इसलिए एकजुट रहना ही आतंक को सबसे बड़ा जवाब है, ऐसा ये लेख मानता है। और ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है ना? लेख इसे और आगे ले जाता है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एकता बनाए रखो कहकर नहीं रुकता। वो ये भी बताता है कि इस मुश्किल वक्त में सच्ची देशभक्ति दिखाने का तरीका क्या है। लेख का कहना है कि असली देश प्रेम सोशल मीडिया पर बैठकर नफरत फैलाना या गुस्से वाले मैसेज फॉरवर्ड करने में नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर एक दूसरे की मदद करने में है। मिसाल के तौर पर, जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए खून देना, किसी भी तरह की अफवाह जो अक्सर ऐसे समय में तेजी से फैलती है, उस पर ध्यान ना देना और उसे आगे ना बढ़ाना, और जो सरकारी एजेंसियां जांच और राहत के कामों में लगी हैं उनका साथ देना। एक तरह से ये लेख कह रहा है कि अपने गुस्से और दुख को नफरत में बदलने के बजाय उसे किसी सकारात्मक काम में लगाओ, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में। ये तो हुई एकता और सकारात्मक कार्रवाई की बात। अच्छा, लेख में आतंकवादियों को लेकर भी कुछ कहा गया है, उनकी पहचान को लेकर, या? हाँ, और ये नजरिया भी काफी दिलचस्प है जो लेख पेश करता है।
लेख कहता है कि आतंकवादी सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कहीं बम रख देते हैं या गोली चलाते हैं, बल्कि वो लोग भी आतंकवाद की सोच को ही बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और जो इंसानियत को मिटाने वाली सोच रखते हैं। लेख बहुत जोर देकर कहता है कि जो भी ऐसा करता है वो किसी धर्म का सच्चा पैरोकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा मजहब तो असल में प्यार, दया, शांति और अहिंसा ही सिखाता है ना? सही बात है। तो जो बेगुनाहों का खून बहाए, लोगों में डर फैलाए, वो किसी मजहब का नहीं हो सकता, वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। ये परिभाषा आतंकवाद की जड़ों पर सोचने को मजबूर करती है। यानी आतंक सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि एक सोच भी है, एक मानसिकता जिसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें। लेख में इसका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल, किसी भी बड़ी घटना के बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये जानना अहम होता है। लेख में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयानों का जिक्र है, जिसमें हमले की कड़ी निंदा की गई है और साफ कहा गया है कि जो भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये भी बताया गया है कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े और संवेदनशील शहर हैं, वहां सुरक्षा इंतजाम और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। ये सब दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया गया है और फौरन जरूरी कदम उठाए गए हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उठाए गए कदमों का जिक्र है इसमें। और भारत की प्रतिक्रिया देने की क्षमता, उसकी सहन शक्ति, उसके बारे में भी लेख कुछ कहता है। मतलब सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारा रवैया कैसा रहा है ऐसी स्थितियों में। लेख इस पहलू पर भी रोशनी डालता है। वो सिर्फ भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई की बात नहीं करता, बल्कि हमारे इतिहास को याद दिलाता है। लेख कहता है कि भारत ने हमेशा से ऐसी चुनौतियों का सामना सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से किया है, अपने पक्के इरादे से किया है। ये एक तरह से देश के सामूहिक चरित्र को मुश्किल हालात में भी लड़ने और फिर से खड़े होने की उसकी क्षमता को रेखांकित करने की कोशिश है। ये याद दिलाया जा रहा है कि भारत ऐसी घटनाओं से टूटा नहीं है, बल्कि शायद और मजबूत होकर उभरा है। और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके बारे में क्या लेख उनके बारे में कुछ कहता है? उनके जिक्र में कुछ खास बात? हाँ, और ये लेख का एक बहुत ही मानवीय पहलू है, बहुत संवेदनशील। उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है जिनकी इस हमले में जान चली गई। उन्हें सिर्फ एक आंकड़े की तरह नहीं देखा गया है। लेख उन्हें देश की आत्मा का हिस्सा कहता है। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी यादों को, उनकी कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखने की बात करता है। ये भावनात्मक पहलू लेख के संदेश को सिर्फ एक विश्लेषण या रिपोर्ट से कहीं आगे ले जाता है, उसे इंसानी संवेदनाओं से जोड़ता है। लेख लोगों से अपील भी करता है कि वो पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, उनके सम्मान में शायद एक दिया जलाएं। ये छोटी छोटी बातें दुख की घड़ी में साझा करने का, जुड़ने का एक तरीका है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, पूरी बात का सार निकालें, तो इस लेख का आखिरी और सबसे मजबूत संदेश क्या निकल कर आता है? तो कुल मिलाकर ये एक उम्मीद और संकल्प का मिला जुला संदेश है। लेख कहता है, दिल्ली आज घायल है लेकिन टूटी नहीं है, भारत दुखी है लेकिन डरता नहीं है। आखिर में ये 130 करोड़ भारतवासियों की सामूहिक ताकत, उनकी एकता और आतंक के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत इरादे की बात करता है। ये एक तरह से हमले के बाद जो डर और निराशा का माहौल बनता है, उसमें राष्ट्रीय हौसले को बनाए रखने, उसे ऊंचा उठाने का एक आह्वान है। संदेश साफ है, हम डरेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, बल्कि मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। तो इस लेख के जरिए हमने देखा कि कैसे एक त्रासदी के बाद, एक दुखद घटना के बाद, समाज में एकजुटता बनाए रखने, इंसानी मूल्यों को याद रखने और एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत इरादा दिखाने का आह्वान किया जा रहा है। ये सिर्फ खबर देना नहीं है, है ना? ये मुश्किल वक्त में समाज को एक दिशा देने की, उसे जोड़ने की और मायूसी के माहौल में एक सकारात्मक सोच भरने की कोशिश है। हाँ, और ये लेख आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। लेख सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन इशारा करता है कि हमें यह सोचना होगा कि आतंकवाद को असल ताकत मिलती कहां से? क्या यह ताकत सिर्फ बम, बंदूकें और विस्फोटकों से आती है, या फिर समाज में जो धीरे धीरे, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में नफरत फैलाई जाती है, जो बंटवारे की सोच पैदा की जाती है, जो एक दूसरे के प्रति शक और अविश्वास का माहौल बनाया जाता है? क्या आतंक को असली खाद पानी वहां से मिलता है?
लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली लड़ाई सिर्फ सरहदों पर या जांच एजेंसियों के दफ्तरों में ही नहीं लड़ी जानी है, बल्कि समाज के अंदर पनप रही इन तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ भी लड़नी होगी। निश्चित रूप से ये एक बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना ही चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।